नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीत दिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। आज सुबह सुबह अलवर जिले के सोडावास तथा आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2 से 3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है वह आगामी 4 से 5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी। आईएमडी वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पश्चिमी विक्षोभ के असर से पिछले 24 घंटों में शेखावाटी क्षेत्र और जयपुर के उत्तरी भागों में हल्की बारिश दर्ज हुई है। अभी भी उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बादल छाए हुए हैं। आगामी दिनों के पूर्वानुमान की बात करें तो आगामी दिनों में भी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। राधेश्याम शर्मा ने आगे बताया, अगले 2 से 3 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है वह आगामी 4 से 5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी। जयपुर में सर्दी असर दिखा रही है। शहर में बुधवार गुरुवार की रात का पारा 4.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम केंद्र के अनुसार गुरुवार को दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। सीमावर्ती जैसलमेर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में आ गया है। बीते दिन मौसम ने और करवट ली तथा न्यूनतम तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 17.8 डिग्री तक सिमट गया। राजस्थान भर में जैसलमेर शहर सीकर के बाद सबसे ठंडा साबित हुआ। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों को अपनी अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार है। सरकार ने हाल ही में 21वीं की टी जारी की थी। उसके बाद अब किस 22वीं की टी को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। यदि आप भी एक किसान हैं और इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक सहायता सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते थे, लेकिन 2026 के शुरुआत में आने वाली इस किस्त को पाने के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका किस्त रुक सकता है। इसलिए अगली किस्त जारी होने से पहले आपको कुछ जरूरी काम समय पर पूरे कर लेने चाहिए। आज के इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 इंस्टॉलमेंट कब आएगी और आपको कौन कौन से अपडेट करने होंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी विधि बताएंगे। आपको पैसे मिलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। न्यूज के इस खास अपडेट को अंत तक जरूर पढ़ें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमित किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना का तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए तक की राशि दी जाती है। यह पैसा साल में 3 बार 2,000 करके दिया जाता है और डीबीटी के जरिए सिद्ध किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। सरकारी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22वीं किस्त साल 2026 के शुरुआती महीने में जारी की जा सकती है। आमतौर पर सरकार हर 4 महीने के अंतराल पर किस्त भेजते हैं। क्योंकि 21वीं 21 नवंबर 2025 में भेजी गई थी, इसलिए अगली किस्त जनवरी या फिर फरवरी 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा जल्द ही सरकार द्वारा की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैंक खाते में बिना किसी रुकावट 2,000 रुपए की राशि आए तो आपको नीचे दिए गए 3 काम को अवश्य करना होगा। सरकार ने अब इन नियमों को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने फर्जीवाड़ को रोकने के लिए ई-केवाईसी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपना केवाईसी पूरा नहीं की है उनका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट से हटा दिया जा सकता है। आप इसे अपना मोबाइल से ओटीपी के जरिए या नजदीकी साइबर कैफे पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से करवा सकते हैं।
कहीं किसने की किस्त इसलिए रुक जाती है क्योंकि उनके पोर्टल पर बहुत सत्यापन का स्टेटस नहीं दिखता है। इसका मतलब है कि आपका जमीन के दस्तावेज का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए आपको अपने क्षेत्र के पटवारी या लोकपाल से संपर्क करना होगा और अपना भूमि रिकॉर्ड का अपडेट करना होगा। आपकी किस्त तभी जाएगी जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा और उसमें NCPI असेंबल होगा। अगर आपका खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो पैसा प्रवेश होने के बावजूद आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाएगा। किसान अपनी किस्त की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in नामक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आप अपना आधार नंबर या बैंक खाता डालकर कुछ ही सेकंड में सारी जानकारी देख सकते हैं। जनवरी माह से देश भर में बिजली बिल माफी योजना लागू होने के बाद आम उपभोक्ताओं, खासकर गरीब परिवारों और किसानों के बीच खुशी की लहर है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहां हर महीने बिजली का बिल आम आदमी के लिए बड़ा बोझ बन गया था, वहीं सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और किसान भाइयों को विशेष राहत मिलेगी। पुराने बकाया बिजली बिलों के कारण कई परिवार आर्थिक संकट में फंसे हुए थे और यह योजना उनके लिए वरदान साबित हो सकती है। बिजली बिल माफी योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग नियम और शर्तें निर्धारित की हैं। बिहार सरकार ने इस दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए पुराने बकाया बिजली बिलों का 50% जमा करने पर पूरा बिल माफ करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी उपभोक्ता का 10,000 रुपए का बकाया है तो उसे केवल 5,000 रुपए जमा करने पर पूरा बिल माफ हो जाएगा। इसके अलावा बिहार सरकार ने नए कनेक्शन धारकों के लिए हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी अपनी नीतियों के अनुसार बिजली बिल माफी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और किसानों को मिलेगा। जिन परिवारों के पास BPL कार्ड है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता दी जा रही है। किसान भाई जो कृषि कार्यों के लिए बिजली का उपयोग करते हैं और जिनके ऊपर पुराने बिजली बिलों का बोझ है, उन्हें भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बढ़ते बिजली बिल के बोझ से मुक्ति दिलाना और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने से बचाना है। यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिजली बिल माफी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी। सबसे पहले आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसके पास घरेलू बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। परिवार की मासिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए, जो राज्य सरकारों द्वारा तय की गई है। बिजली कनेक्शन आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक को किसी अन्य बिजली सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। इसके अलावा जमीन और मकान के मूल दस्तावेज होने जरूरी हैं। पुराने बिजली बिलों की रसीदें भी संभाल कर रखनी होंगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 8 जिलों में अब नए विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जिलों में एक एक पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इन सभी 8 जिलों में अब एक एक नया पॉक्सो कोर्ट संचालित होगा। इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के जरिए जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के सेक्शन 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पर लगाम लगाना और उनकी सुनवाई को और अधिक प्रभावी बनाना है, जिससे पीड़ित बच्चों को अपने ही जिले में जल्द से जल्द न्याय मिल सके और उन्हें लंबी कानूनी दूरी तय न करनी पड़े। राजस्थान की मिड डे मील योजना में करीब 2023 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का खुलासा हुआ है। उक्त राशि से विद्यार्थियों को 3.12 करोड़ कॉम्बो पैकेट उपलब्ध करवाना बताया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कॉन्फेड के अधिकारियों, केंद्रीय भंडार के अफसरों और निजी फर्मों सहित 21 नामजद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
इन आरोपियों में कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव के 2 पुत्रों व कुछ रिश्तेदारों के भी नाम बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 5 IAS अधिकारियों सहित 40 अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध होना सामने आया है। ACB के DG गोविंद गुप्ता ने बताया कि मामला कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने की अवधि में विद्यार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ACB के अनुसार राज्य सरकार की मिड डे मील योजना के तहत कॉनफेड के माध्यम से दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बो पैक की आपूर्ति कराई गई थी। इन्हें FSSAI और एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए विद्यालयों तक डोर स्टेप डिलीवरी का दावा किया गया। शिकायतें मिलने पर ACB ने प्राथमिक और फिर विस्तृत जांच की, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। ACB ने अभी कॉनफेड के 8 अधिकारी कर्मचारी, केंद्रीय भंडार के 3 अधिकारी, निजी फर्मों व उनके प्रोप्राइटर समेत कुल 21 व्यक्तियों को नामजद किया है। सूत्रों के मुताबिक मामले में 5 IAS अधिकारियों सहित 40 व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध होना अब तक की जांच में सामने आया है। सरकार से जांच के लिए 33 अधिकारियों के खिलाफ नए कानून 17A के तहत स्वीकृति मांग रखी है, लेकिन अभी करीब 13 के खिलाफ जांच करने की स्वीकृति ही मिली है, जिनको मुकदमे में नामजद किया गया है। ACB की जांच में सामने आया कि मिड डे मील योजना से जुड़े अधिकारियों और कॉनफेड के अफसरों ने आपसी मिलीभगत से नियमों में मनमाने बदलाव किए। पात्र और योग्य फर्मों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर अपनी चहेती फर्मों को अनुचित लाभ पहुंचाया। टेंडर मिलने के बाद इन फर्मों ने कार्य को अवैध रूप से सबलेट कर दिया, जिससे फर्जी आपूर्तिकर्ताओं और ट्रांसपोर्टरों का संगठित नेटवर्क खड़ा हुआ। जांच में यह भी उजागर हुआ कि कई मामलों में वास्तविक खरीद और आपूर्ति किए बिना ही ऊंची दरों के फर्जी बिल लगाए गए और उन्हीं के आधार पर सरकारी भुगतान उठा लिया गया। इस सुनियोजित धोखाधड़ी, कूटरचना और सांठगांठ से राज्य को करीब 2000 करोड़ रुपए की सीधी वित्तीय क्षति होना पाया गया है। ACB ने बताया